नमस्कार। आज हम मौर्यकालीन शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मौर्य काल से भारतीय स्थापत्य तथा मूर्तिकला के इतिहास में एक नए युग का आरंभ होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में युग प्रवर्तक है। हमारे पास ऐसे कोई प्राचीन अवशिष्ट स्मारक नहीं हैं जिनका संबंध मौर्यों से पूर्व की भारतीय कला से हो। अशोक के राज्यकाल में ही हमें उच्च श्रेणी के बहुसंख्यक स्मारक दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन भारत ही कला के इतिहास का आरंभ हम अशोक के काल से कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौर्यकालीन कला का भारतीय इतिहास में अधिक महत्व है। सच्चाई यह है कि मौर्य काल से पहले केवल सिंधु घाटी सभ्यता की कला के थोड़े से नमूने प्राप्त होते हैं। उसके बाद लगभग 2000 वर्षों का अंधकार युग आ जाता है जिसमें कला का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता। यह मान पाना कठिन है कि इन 2000 वर्षों में कला की कोई प्रगति नहीं हुई होगी और उसके बाद एकाएक मौर्य युग में इतने उत्कृष्ट रूप से आ उपस्थित हुई कि देखने वालों को चकित ही कर दिया। इस युग से पहले कलाकृतियों में ईंट और काठ का प्रयोग किया जाता होगा। मौर्य काल में इनका स्थान पत्थर ने ले लिया जो अधिक स्थायी सिद्ध हुए, इसीलिए शायद हमें इससे पूर्व के उदाहरण नहीं मिलते हैं। शैशुनाग वंश के बाद मगध में नंद वंश का साम्राज्य हुआ। यह वंश बहुत अत्याचारी हो उठा था। चाणक्य के पथ प्रदर्शन में चंद्रगुप्त ने इस अत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया और मौर्य राज्यवंश की स्थापना की। चाणक्य के अनुपम ग्रंथ अर्थशास्त्र से पता चलता है कि उस समय शिल्पियों की श्रेणियां अर्थात पंचायतें होती थी। वो लोग कंपनियों के भांति साझे में काम करते थे। बौद्ध ग्रंथों में इन श्रेणियों की संख्या 18 दी है, जिनमें बढ़ई, कर्मकार, चित्रकार, चर्मकार आदि शामिल थे। चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मैकस्थनीज रहता था। उसने अपने प्रवास का वर्णन लिखा था जिसके अब छिन्न भिन्न अंश प्राप्त हैं। उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का विशाल प्रासाद एशिया के सूसा आदि के प्रसिद्धतम प्रासादों को भी मात करता था। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक एक बहुत बड़ा सम्राट ही नहीं, संसार के महापुरुषों में से भी था। राज्यारोहण के बाद करीब 1.5 लाख कलिंग वाले कैद किए गए, 1 लाख खेत रहे और उससे भी अधिक पीछे से मरे, किंतु इस परिणाम का उसके मन में भारी अनुशोचन हुआ। उसने अनुभव किया कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध, मरण और देश निकाला हो, वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है। उसके जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन हुआ और वह भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग का पथिक हो गया। बौद्ध प्रचारार्थ उसने 84,000 स्तूप, विहार व शिलालेख बनवाए तथा कई पाषाण स्तंभों का निर्माण कराया। सारनाथ में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने पहले अपने धर्म का उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अशोक का ध्यान इस और विशेष रूप से गया और यहाँ उन्होंने कई स्मारक बनवाए, जैसे धर्मराज का स्तूप, सिंह स्तंभ, धमेक स्तूप आदि। आनंद कुमार स्वामी ने मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया। पहला राजकीय कला, जिसमें शैली की गज मूर्ति और अशोककालीन स्तंभ आदि आ जाते हैं, और दूसरी लोक कला, जिसमें यक्ष प्रतिमाएं व सामान्य मूर्तियां जिनका निर्माण जनसाधारण के बीच के शिल्पियों द्वारा बिना राजकीय संरक्षण के हुआ आती हैं।
वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला के उदाहरण हमें 4 रूपों में उपलब्ध होते हैं। पहला है पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रासाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक भव्य राजप्रासाद तथा उसमें एक विशाल सभा भवन बनवाया। कुम्हराहार में प्राचीन पाटलिपुत्र के मौर्य राजप्रासाद के अवशेष और उसके उत्तर में बुलंदी बाग में नगर के परकोटे या शाला प्रकार के अवशेष 450 फुट लंबाई तक पाए गए। प्राप्त सभा भवन विशाल स्तंभ मंडप के रूप में है, जिससे मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत व फाहियान, चीनी यात्री आदि के विवरणों की पुष्टि होती है। बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं। गया जिले के बराबर पहाड़ियों में उसने कई गुफाएं आजीवक साधुओं के लिए कटवाई और उन्हें उत्सर्ग करने के लेख भी खुदवाए। ये आजीवक बौद्ध व ब्राह्मण संप्रदायों से पृथक थे, अतः इनके लिए गुफा बनवाकर अशोक ने अपनी धार्मिक समदृष्टि का परिचय दिया। ये गुफाएं बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की हैं, जिनका काटना असंभव सा है, परंतु ये काटी नहीं गई, वरन इनकी भीतों पर कांच सरीखी ओप भी की गई है। ओप की यह लुप्त कला यहाँ अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई है। अशोक के 2 पौत्र थे, दशरथ और संप्रति। इसमें से दशरथ की कटवाई हुई एक गुफा भी उक्त पर्वत में है। इसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इसके द्वार के मेहराब में हाथियों की एक सुंदर अवली बनी है और भीतर की भीतों पर ओप है। नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुफा भी विशाल और उत्कृष्ट है। ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात अशोक ने अस्थियों को एकत्र करवाकर समूचे राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए, जिनमें से कुछ के ही भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं, जैसे सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप, सांची का विशाल स्तूप, तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूप। सांची का मूल स्तूप तो अशोक कालीन है, किंतु बाह्य भाग व तोरण द्वार शुंग कालीन है। मूल स्तूप पर कोई शिल्प नहीं बना है। स्तंभ। अशोक के बनवाए गए अब तक 17 स्तंभों का पता चला है। ये 30-40 फीट ऊंचे हैं। इन स्तंभों पर तथा अशोक के अन्य अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। इन लाटों पर धर्म लिपि खुदी हुई है, जिसमें खरोष्ठ लिपि में बौद्ध धर्म उपदेश व जनहिताय संदेश खुदे हैं। ये सार्वजनिक स्थानों पर खड़े किए जाते थे ताकि सभी लोग इन संदेशों को पढ़ सकें। लाट और परगहे को 2 फुट लंबी तांबे की कील द्वारा बिना वज्र लेप के, यानी बिना किसी चिपकाने वाली पदार्थ के जोड़ा गया है। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु पर्वतों, शिलाफलकों, स्तूपों, विहारों, पवित्र स्थलों, स्तंभों पर संदेश खुदवाए, जिन्हें धर्म लिपि कहा जाता है। ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर के बने हैं, जिन पर पालिश की गई है। ये 2 भागों में बने हैं, पहला लाट और दूसरा परगहा। इनका वजन 1200 मन तक है। परगहे के 5 अंश हैं। सबसे पहले है इकहरी या दुहरी पतली मेखला, जो लाट के साथ स्थापित रहती थी। दूसरे नंबर पे है उल्टे कमल की पंखड़ियों की अलंकारिक आकृति। इसे बैठकी कहा गया है। कुछ लोग इसे घंटाकृति भी मानते हैं। तीसरे नंबर पे है पतला व छोटा घेरा, जिसे कंठा कहा जाता है। फिर चौथे नंबर पे है गोल अथवा चौकोर चौकी। इस पर चक्र, दौड़ते पशु तथा पक्षी अंकित किए गए हैं। और सबसे ऊपर है शीर्ष। यहाँ पर प्रायः सिंह, वृषभ, अश्व अथवा गज में से कोई एक या अधिक उत्कीर्ण है। इस स्लाइड में जो अशोक स्तंभ का चित्र दिया हुआ है, इसमें आप 5 चीज़ों को, यानी कि मेखला को, बैठकी को, कंठा, चौकी और शीर्ष को स्पष्ट देख सकते हैं।
सारनाथ की लाठ, जिसे कि सारनाथ का स्तंभ भी कहा जाता है, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में थी। इस स्तंभ का शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह 50 फीट के स्तंभ पर रखा था, जो किसी प्राकृतिक दुर्घटना से गिर गया और कुछ क्षतिग्रस्त होने पर भी अब तक सुरक्षित बच गया है। सारनाथ स्तंभ कला का अपूर्व नमूना है। इसके शीर्ष पर बने 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुखातिब हो एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठे हैं। इनके नीचे की गोलाकार चौकी पर बैल, घोड़ा, हाथी तथा सिंह बनाए गए हैं। ये सभी गतिपूर्ण मुद्रा में हैं। विभिन्न विद्वान इन प्रतीकों की व्याख्या बुद्ध, देवता, धर्म, अशोक आदि से जोड़कर करते हैं, परंतु इनका अप्रतिम सौंदर्य निश्चय ही अद्वितीय है। स्मिथ ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ पशु मूर्ति कहा है। इसकी श्रेष्ठता के कारण इसे राष्ट्र का चिन्ह बनाकर गौरवान्वित किया गया है। इसके शीर्ष पर कभी धर्म चक्र रहा होगा, अब कुछ अंश ही शेष बचा है। सिंहों की आंखों में पूर्व में मणियां बैठाई हुई प्रतीत होती हैं। इस मूर्तिमान सौंदर्य में सिंह की मृगेंद्रता न्यून नहीं हुई है। वे शौर्य तथा शक्ति के प्रतीक हैं। आलंकारिक लटें संपूर्ण शिल्प में लय तथा गति का संचरण करती हैं, तो सिंह की फूली हुई नसें तथा सुदृढ़ मांसपेशियां शक्ति व शौर्य प्रकट करती हैं। सुगठित देह से रूप का जीवंत सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। गोलाकार चौकी पर बैल, घोड़ा, हाथी, शेर आदि तो गतिपूर्ण आकृति में अंकित हैं ही, साथ में ही चारों दिशाओं में 24 आरों वाले 4 अशोक के बौद्ध धर्म चक्रों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। प्रतीक। भारतीय कला आरंभ से ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति की परिचायक रही है। अव्यक्त को व्यक्त तथा अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया है। अशोककालीन कला का सारनाथ स्तंभ भी सूक्ष्म भावों को मूर्त रूप देता है। चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए सिंह चारों दिशाओं में विस्तृत मौर्य साम्राज्य की शक्ति तथा शौर्य का गुणगान करते हैं। स्तंभ के सर्वोपरि भाग में धर्म चक्र था, जो कि शासन व्यवस्था में धर्म तथा उसकी प्रगति के सर्वोच्च स्थान को इंगित करता है। चौकी पर बने 4 धर्म चक्र तथा चारों पशु समानता, समदृष्टि, उनकी स्वाभाविक तीव्र गति, मुक्तता तथा स्वच्छंदता की प्रतीक रही है। कुछ विद्वान इन प्रतीकों को ब्रह्मांड, सूर्य, नक्षत्र, दिशाएं, देव शक्तियों तथा काल चक्र से भी जोड़ते हैं, परंतु वास्तव में इन शिल्पों का गूढ़ तथा आध्यात्मिक तात्पर्य निश्चित था। कुछ विद्वानों ने सिंह को शक्ति का प्रतीक, दौड़ते हुए पशुओं को गति का प्रतीक और चक्र को मानव भाग्य की बनती बिगड़ती परिस्थितियों का प्रतीक माना है। अशोककालीन अन्य स्तंभ। इस प्रकार के 13 स्तंभ विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं। पहला दिल्ली में दिल्ली दरवाजे के बाहर फिरोज शाह के कोटले पर, जिसे फिरोज शाह अंबाले के तोपरा गांव से महंत आयोजन से उठवा लाया था। दूसरा दिल्ली के उत्तर पश्चिमी ढांग पर, इसे भी फिरोज मेरठ से उठवा लाया था। तीसरा कौसाम्बी में जैन मंदिर के निकट, जिसे वहाँ के लोग लाठ लौर कहते हैं। चौथा इलाहाबाद के किले में और 5वां सारनाथ के बौद्ध भग्नावशेषों में। छठा मुजफ्फरपुर के बखीरा ग्राम में। 7वां और 8वां चंपारण के लौरिया नंदगढ़ और रड़िया गांव में। 9वां और 10वां उसी जिले के रामपुरवा गांव में। 11वां और 12वां नेपाल राज्य में तराई के रुम्मनदेई लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तथा निगलीवा गांवों में। 13वां सांची भोपाल राज्य मध्य भारत, जहां प्रसिद्ध स्तूप है। इनके सिवा 4 और स्तंभों की जानकारी मिली है। पहला संकिसा, जो कि फर्रुखाबाद में है। इस स्तंभ का परगाह, जिस पर कि हाथी की मूर्ति बनी थी। दूसरा काशी में, जिसे वहाँ के लोग लाट भैरव कहते हैं। तीसरा पटने की पुरानी बस्ती के अहाते में। और चौथा बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के आयतन की जो प्रतिकृतियाँ भरूच की वेदिका पर अंकित है, उनमें एक अशोक स्तंभ भी दिखाया गया है। ये कुल 17
17 स्तंभ हैं, किंतु ऐसे स्तंभों की संख्या 30 से कम नहीं जान पड़ती है। विदेशी प्रभाव। इन स्तंभों पर बने अभिप्राय लोक प्रचलित थे, जैसे पंखदार सिंह, पंख वाला वृषभ, नर मकर, नर अश्व, मेष मकर, गज मकर, वृष मकर, सिंह नारी, गरुड़ सिंह तथा मनुष्य धड़ वाले पक्षी। ये अभिप्राय राय कृष्ण दास, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल आदि के मतानुसार मध्य एशिया, असीरिया से भारतीय तथा ईरानी कला में आए हैं। पुराने इतिहास में मय असुर की उत्कृष्ट शिल्प कला का वर्णन किया गया है। प्रतापी भारतीय सम्राटों ने मध्य एशिया के खत्ती, मितानी और केसाई आदि में उपनिवेश स्थापित किए थे। भारतीय व्यापारियों का व्यापार भी सुदूर क्षेत्रों तक विस्तृत था। मध्य एशिया के राजा दशरथ का नाम भी भारतीय नामों में मिलता है। असुर या उस्सुर या असीरिया आदि नामकरण भी प्राचीन भारत में दृष्टिगोचर होते हैं। केसाई कालीन बाबुल की कला भी भारतीय कला शैली से समानता रखती है। सिंधु सभ्यता में भी विचित्र पशु पक्षी रूपाकारों का कला में प्रचलन था। कुछ मोहरों पर इसके उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अतः यह धारणा निर्मूल है कि अशोककालीन कला ईरानी कला से प्रभावित थी। वास्तव में भारतीय समाज सिंधु सभ्यता काल से ही पूर्ण विकसित अवस्था में दृष्टिगोचर होता है। अतः ये अभिप्राय भी पूर्ण भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हैं। यह भी माना गया कि ईरानी परंपरा के आधार पर चट्टानों पर लेख खुदवाए गए और यूनानी परंपरा के आधार पर स्तंभ शीर्ष पर मूर्तियां बनवाई गई। किंतु भारतीय मत के समर्थकों के अनुसार चंद्रगुप्त सभा का वास्तु विन्यास प्राचीन भारतीय काष्ठ कला परंपरा पर आधारित है व ओपदार पॉलिश की परंपरा तो पूर्णतः भारतीय है। सारनाथ में इस काल के अन्य उपलब्ध प्रतियों में एक पत्थर का कटघरा वेदिका भी है। मूर्तियाँ। इस समय की अनेक उत्कृष्ट मूर्तियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रतिमाएं प्रायः भूरे रंग के दानेदार बलुए पत्थर से बनाई गई हैं। इस समय की सभी पाषाण कलाकृतियों पर कांच जैसी चमकदार ओप पाई गई है। यह ओप प्रतिमा में अद्भुत प्रभावोत्पादक रही है, साथ ही प्रतिमा को अलौकिक स्वरूप भी प्रदान करती है। पटना के निकट दीदारगंज से चांवर हाथ में लिए हुए एक नारी प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस कारण इसे चांवर ग्राहिणी या दीदारगंज की यक्षिणी नाम से जाना जाता है। मांसल भरे हुए अंग प्रत्यंग, सुधार स्मित युक्त मुखमंडल, गहरा नाभि प्रदेश, त्रिवली से युक्त पेट, पूर्ण विकसित यौवन भार से लगदग शरीर, क्षीणकटी सुकुमार गोलाई युक्त तथा प्रमाण युक्त देह यष्टि, पारदर्शी अधोवस्त्र, सुसज्जित केश राशि तथा मनोहर आभूषण मूर्तिमान सौंदर्य की कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। संभवतः यह प्रतिमा देवगृह या राजप्रसाद में दीवार के निकट रखी जाने वाली सेविका की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का पृष्ठभाग अनघड़ है। भारतीय कला मनीषी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि अपना अमित भार दृढ़तापूर्वक धरती पर डाले हुए ये मानव छवियां भौतिक ऊर्जा की प्रत्यक्ष और स्वीकृति मूलक अभिव्यक्ति है। बिना प्रश्न और बिना विश्लेषण के यहाँ जीवन की स्वीकृति है। हार्ड मास का यहाँ आदर्शीकरण नहीं हुआ है। सुंदर या अद्भुत तत्वों का परिष्कार का यहाँ लेश भी नहीं है। यह प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना व परखम से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं तथा लोहानुपुर से प्राप्त धड़ भी मौर्यकालीन कला के अनन्य उदाहरण है। मौर्य काल में टेराकोटा के शिल्प बनाने की भी परंपरा रही थी। ये पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां संभवतः कला का लोक रूप थी। इस प्रकार मौर्य युग में राजकीय संरक्षण में शास्त्रीय कला तथा जनसाधारण में लोक कला का विस्तृत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। अशोक का पौत्र संप्रति भी कला प्रेमी था। उसके काल की पटना के निकट जैन प्रतिमाएं खुदाई में मिली हैं। संप्रति ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया था। ओप की प्रक्रिया संप्रति के बाद से भारतीय प्रस्तर कला से सदा के लिए विदा हो जाती है।
मौर्यकालीन कला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। मौर्यकालीन कला में काष्ठ के स्थान पर पत्थर और ईंटों का ही अधिक प्रयोग हुआ, जिससे कि ये स्थायी हैं और आज भी मौर्यकालीन कला के अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं। और चमकदार पॉलिश की परंपरा तो मौर्यकालीन कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ ही मुख्य रूप से मूर्तियों शिल्पों का निर्माण किया गया। अशोक व मौर्यकालीन कला परंपरा का परवर्ती राजाओं के शासन में कला संस्कृति के संरक्षण व विकास में विशेष योग रहा। शुंगकालीन स्तूप, अजंता, एलोरा जैसे महान कला केंद्र मौर्य परंपरा का ही विस्तार हैं। कलावशेषों से मौर्य युगीन कला के जीवंत दर्शन संभव हैं। ये अवशेष उस समय की कला की उत्कृष्टता प्रमाणित करते हैं। इन प्रतिमाओं ने परवर्ती भारतीय कला के लिए उच्च आदर्श का मार्ग प्रशस्त किया। इस कला में प्रतिमाओं में घनत्व तथा विस्तार का विकास हुआ। इस काल की कांच जैसी ओप परवर्ती काल की मूर्तियों में दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। स्वस्थ भौतिकता तथा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मौर्यकालीन मूर्तियों में प्रकट हुई है। मौर्यकालीन शिल्पकला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।